नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आपको पता ही है, मेरा नाम राजन बाबू है और हम सी लर्निंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसके बेसिक्स जो है वो हम जान चुके हैं, इसका इतिहास जो है वो हम जान चुके हैं, इसके लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज या ऑफलाइन रिसोर्सेज क्या क्या हैं उसके बारे में हम जान चुके हैं। इससे जुड़ी हुई पुस्तकें कौन कौन सी हैं, कौन कौन से संस्थान इससे जुड़े हुए हैं, वो सब कुछ हम जान चुके हैं। अब हम इसका अच्छे से परिचय प्राप्त कर लेते हैं, एक बढ़िया वाला इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं। जैसे कॉलेज में होती है ना रैगिंग, ले लेते हैं, बढ़िया से ढंग से इंट्रोडक्शन दो रे आ जाओ। तो इसका अच्छे से इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। रैगिंग तो नहीं, रैगिंग तो थोड़ा खराब वर्ड है और कानूनी रूप से रैगिंग होनी भी नहीं चाहिए, बट हाँ हम इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो सी लर्निंग है क्या? तो सामाजिक, हिंदी में लिख देता हूं मैं, है ना। इंग्लिश में तो आपको पता ही होगा सामाजिक, फिर हिंदी में फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, तो सोशल यानी कि सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षा। वैसे लर्निंग का मतलब शिक्षा के फील्ड में अधिगम होता है, लेकिन यहाँ पे और शिक्षा एजुकेशन के लिए आती है, लेकिन ठीक है यहाँ पे जो ट्रांसलेशन जो सेट बैठ रहा है वो शिक्षा ही बैठ पा रहा है लर्निंग का। ठीक है, कोई नहीं, जैसा भी है। हम कौन एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हो भी नहीं पाता है एक भाषा से दूसरी भाषा में, तो काम चलाते हैं इसी से। तो देखिए हिंदी में देखिए एक शब्द एक होता है विशेषण, एडजेक्टिव, और जिसकी विशेषता बताता है विशेषण, उसको क्या कहते हैं? विशेष्य। तो यहां पे शिक्षा तो क्या है? विशेष्य है, और ये तीन इसके क्या है? विशेषण है। कि शिक्षा तो है हमारी, मूल रूप से तो एजुकेशन ही है, लेकिन कैसी एजुकेशन है? सोशल है, इमोशनल है और एथिकल है। तीन एडजेक्टिव हमने इसमें लगा दिए। तो जो भी लोग एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं वो तो शिक्षा का मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं कि शिक्षा का मतलब जो है वो शिक्ष धातु से बनी है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है। एजुकेशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी भी खत्म नहीं होती है। जॉन डीवी हो गया, जीन पियाजे हो गया, स्किनर हो गया, महात्मा गांधी हो गए, विवेकानंद हो गए, सा विद्या विमुक्ति, जो मुक्त करती है वही ज्ञान है, वही विद्या है। ये सब कुछ आप सबने जो एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए रहेंगे उन सबने अच्छे से विस्तार से पढ़ा हुआ रहेगा। तो एजुकेशन की परिभाषा लगभग लोगों को पता है, मैं ये मान के अज्यूम करके चल रहा हूं, लेकिन फिर भी दो तीन लोगों के नाम में बता देता हूं, जैसे कि जॉन डेवी या जॉन डीवी जिसको कह देते हैं, जॉन डीवी। तो इनकी एक परिभाषा है एजुकेशन के फील्ड में, चाहो तो आप वो अच्छी परिभाषा मानी जाती है, तो उसकी परिभाषा आप देख सकते हो कि वही शिक्षा क्या है? सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ टाइम चलेगी। स्किनर एक व्यक्ति है, मनोविज्ञानी रहे हैं, उनकी आप चाहो तो उनकी भी एक परिभाषा वो भी अच्छी मानी जाती है कि शिक्षा क्या है? एक ऐसी चीज है जो कि आपके बिहेवियर चेंज के लिए, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन के लिए बनाई गई है। तो स्किनर का नाम आप ले सकते हो, BF स्किनर इनका नाम है पूरा। एक और है जिनको आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, जीन पियाजे। जीन पियाजे में जब भी नाम सुनता हूं तो मुल्ला दो प्याजा का नाम आ जाता है, अकबर के नवरत्नों में शामिल था ना, मुल्ला दो प्याजा। तो जीन पियाजे, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था कि हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो नई चीजों का निर्माण कर सकें, ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए जो पुरानी चीजों को दोहराएं। जैसे कि मैं हूं, मैं अभी क्या कर रहा हूं? केवल पुरानी चीज को ही दोहरा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं कुछ नया क्रिएट कर रहा हूं क्या? कुछ भी नहीं, मैं केवल इमिटिएट कर रहा हूं, केवल नकल कर रहा हूं। जो भी कुछ बड़े विद्वान लोग जो सी लर्निंग की अवधारणा गोल्डमैन साहब ने दी, दलाई लामा साहब ने दी, पीटर सैंजे हैं, डॉक्टर थॉम्पटन जिम्पा हैं, जेनिंग्स हो गए, तो ये सारे के सारे जो लोग हैं इन सब ने मिलकर के एक न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप किया, और उस नए न्यू कॉन्सेप्ट को ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? केवल नकल उसकी उतार रहा हूँ। तो जीन पियाजे कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसे नकलची लोग नहीं चाहिए, मेरे जैसे लोग उनको नहीं चाहिए। वो कहते हैं एजुकेशन का मतलब है जो कुछ नया क्रिएट कर सके, कुछ नई चीजें विकसित कर सके, ऐसे व्यक्ति हमें चाहिए, और ऐसी ही एजुकेशन हम वो चाहते हैं। तो एजुकेशन पे मैं ज्यादा विस्तार से बात नहीं कर रहा हूं, हम इन तीन शब्दों पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए विस्तार से बात करने के लिए सबसे पहले देखते हैं सामाजिक शब्द को। तो सामाजिक शब्द को देखते हैं। यदि आप सामाजिक शब्द को देखोगे तो इसमें एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यानी कि मूल शब्द क्या है? समाज है, सोसाइटी है मूल शब्द। मूल शब्द क्या है? समाज। तो समाज की परिभाषा देखते हैं कि समाज की परिभाषा क्या है।
और समाज की परिभाषा देखेंगे तो कुछ जो हमारे सोशलॉजिस्ट जो हैं, यानी कि जो समाज शास्त्री जो हैं हमारे, उन समाज शास्त्रियों को हमें बीच में लेकर के आना पड़ेगा। तो चलो कुछ समाज शास्त्रियों को बीच में लेकर के आ जाते हैं, और सबसे पहले सबसे डेंजर समाज शास्त्री को हम बीच में लेकर के आएंगे, जिनका नाम लेते ही धुआं निकलने लग जाता है, और उनका नाम है कार्ल मार्क्स। आप सोच रहे होंगे धुआं क्यों निकलेगा भाई? ऐसा क्या है कार्ल मार्क्स में? CARL, कार्ल मार्क्स, MARKS नहीं, MARX, मार्क्स। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। वैसे जो दास कैपिटल, ये जो इन्होंने लिखी है कैपिटल, ठीक है, इसमें दास का क्या मतलब है? ये जर्मन भाषा में इन्होंने मूल रूप से लिखी, तो दास का मतलब दा होता है अंग्रेजी में। तो खाली पुस्तक यदि हिंदी में अनुवाद करोगे तो क्या हो जाएगा? पूंजी। पुस्तक का नाम क्या है? पूंजी। कार्ल मार्क्स का नाम मैं इसलिए कह रहा था धुआं उतरता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स नाम के व्यक्ति का इंजेक्शन पूरी दुनिया में लगा हुआ है। चाहे कोई कितना भी बड़ा पूंजीवादी देश हो, आज की डेट में वो भी क्या कर रहा है? गरीबों के हित में काम कर रहा है, समानता के लिए काम कर रहा है। और यदि कोई भी कहीं भी किसी तरीके के समानता के लिए काम हो रहा है, ठीक है, अमीर और गरीब के अंतर को कम करने के लिए, गरीबों के लिए कोई योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वो कार्ल मार्क्स का ही प्रभाव है। तो जितने भी गरीब लोग हैं उन सबको कार्ल मार्क्स साहब का, बाबा कार्ल मार्क्स का थैंक यू कहना चाहिए कि थैंक यू बाबा कार्ल मार्क्स जो आप आए। हाँ, ये एक एनार्किस्ट थे, स्टेट में बिलीव नहीं करते थे और हिंसा में बिलीव करते थे, वो एक दूसरी बात है। तो दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, पाने के लिए पूरी धरती पड़ी है और खोने के लिए बस बेड़िया ही बेड़िया हैं, और पाने के लिए पूरी धरती। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही, पृथिव्या त्रीणी रत्नानि संति। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें। तो कार्ल मार्क्स क्या कह करके गए हैं हमारी सोसाइटी के बारे में, हमारे समाज को कार्ल मार्क्स ने किस तरीके से प्रभावित किया है। वो कहते हैं कि समाज विभिन्न आर्थिक और वर्गों के संघर्षों और सहयोग का परिणाम है। समाज विभिन्न आर्थिक और वर्ग संघर्ष के सहयोग और संघर्ष का परिणाम है। तो समाज किसको कहते हैं हम? कि जो भी हमारी विभिन्न आर्थिक और जो सामाजिक गतिविधि जो चल रही हैं, उनमें जो भी संघर्ष होते हैं और जिनमें जो भी सहयोग होते हैं। तो इनमें इनके परिभाषा में दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, एक तो आर्थिक है, आर्थिक, और दूसरा सहयोग और संघर्ष और वर्ग। अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, इन्होंने तो दो ही वर्ग माने, एक डूज जो रखते हैं, एक डोंट्स जिनके पास कुछ भी नहीं है। एक अमीर वर्ग है, एक गरीब वर्ग। तो कार्ल मार्क्स तो समाज की परिभाषा इस तरीके से देते हैं। पॉलिटिकल साइंस के जो व्यक्ति होंगे उनके लिए एक बहुत ही अच्छे विद्वान हैं, उनको लेकर के आते हैं हम। उनका नाम है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर सोशल साइंस के लोगों के लिए, मतलब पॉलिटिकल साइंस के लोगों के लिए तो बस मैक्स वेबर है ना। ठीक है, तो मैक्स वेबर ने ही, ध्यान रखना, मैक्स वेबर की अवधारणा पर ही भारत में सिविल सेवाएं भी चल रही हैं। बात नौकरशाही पे इन्होंने काफी कुछ लिखा है। पब्लिक एड में भी इनका विशेष योगदान है मैक्स वेबर साहब का। समाज क्या है? समाज उन व्यक्तियों का एक समूह है जो व्यक्ति क्या करते हैं? सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि सामाजिक क्रियाएं। जिन लोगों के बीच आपस में सामाजिक क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, वही क्या है? समाज है। ये किसका कहना है? मैक्स वेबर साहब का कहना है। एक और व्यक्ति है, ज्यादा डिटेल तो नहीं हो रहे ना, ज्यादा डिटेल हो रहा तो बता देना कमेंट बॉक्स में, क्या इतना डिटेल में बताओ, क्यों बताते हो? सोसाइटी की परिभाषा है, क्या इतनी डिटेल में बता रहे हो? चलो नहीं बताता। एक और है हर्बर्ट स्पेंसर, एक है इमाइल दुर्खीम। एक और कौन है? इमाइल दुर्खीम। एक और व्यक्ति है अगस्टस कॉम्टे। एक और व्यक्ति कौन है? अगस्टस कॉम्टे। तो ये कुछ और लोग हैं जिनकी भी परिभाषाएं काफी इंपॉर्टेंट हैं सोसाइटी के बारे में। और सोसाइटी की परिभाषा यदि मैं एक लाइन में यदि मैं कुछ कहना चाह रहा हूं तो बस वो यही है कि भाई समाज क्या है? समाज एक नैतिक संरचना है या समाज एक व्यवस्था है जिसमें कई छोटी छोटी उप व्यवस्थाएं काम करती हैं। और समाज एक ऐसी चीज होती है जहां एक व्यक्ति की सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तो ये अपनी क्या हो गई? एक सोसाइटी हो गई, समाज पूरा हो गया। तो अब आप समझे कि सोसाइटी में हमको एक व्यक्ति को रहना है जहां एक
समाज एक बड़ी व्यवस्था है जिसके अंदर कई छोटी छोटी व्यवस्थाएं काम करती हैं, जैसे कि विभिन्न धर्म हैं वो सोसाइटी के अंतर्गत आ जाएंगे, विभिन्न जाति हैं तो वो एक धर्म के, वो एक क्या कहते हैं, समाज के अंतर्गत ही आएंगे, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं वो भी समाज के अंतर्गत ही आ रहे हैं, नस्ल भेद है समाज के अंतर्गत आएगा, ये सब समाज के हिस्से हैं। अब देखिए, ये सोसाइटी को जानने के बाद तो इस समाज से संबंधित जो हम एजुकेशन जो प्राप्त करेंगे कि इस पूरी सोसाइटी में हमको रहना कैसे है, कहां पर किस तरीके का बिहेव करना है, किस तरीके की सामाजिक क्रियाएं करनी है, समाज के साथ कैसे संवाद स्थापित करना है, समाज के साथ कैसी अंतर क्रियाएं हमको करनी है, वो सब कुछ सीखना हम किस में देखेंगे, इस सी लर्निंग के माध्यम से देखेंगे। अब हम समझेंगे भावना शब्द को। भावनात्मक में भावना मूल शब्द है, और भावना यहाँ पे फीलिंग नहीं है, फीलिंग अलग होता है, इमोशंस अलग होते हैं। इसके अंतर को हम देखेंगे आगे, जब हम सेल्फ रेगुलेशन जब हम पढ़ेंगे वहां पे हम देखेंगे इसको, दोनों का अंतर बताऊंगा मैं बाकायदा टेबल बना करके। सेंसेशन भी एक शब्द आएगा, सेंसेशन क्या होती है, इमोशन क्या होती है, फीलिंग क्या होती है, तीनों का अंतर अच्छे से आगे विस्तार से समझेंगे। यहां हम केवल इमोशन को हम देखेंगे कि इमोशन क्या होता है, और कोई भी पूर्व धारणा ना रखें, प्रीजुडिस उसको कहते हैं, पूर्व धारणा। पूर्व धारणा का मतलब अरे फलानी जाति के लोग तो ऐसे ही होते हैं, फलाने धर्म के लोग तो ऐसे ही होते हैं। क्योंकि अब मैं आपको इमोशन बताने वाला हूं, तो हो सकता है आपकी इमोशन के बारे में कोई पूर्व धारणा बनी हो, और यदि आप उस पूर्व धारणा के आधार पर जज करोगे तो दिक्कत हो सकती है ना, तो आपको अजीब लगेगा, इसलिए हो सकता है लगे। देखिए हम काम कैसे करते हैं, कोई भी व्यक्ति क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक उत्प्रेरक होता है, उसको कहते हैं स्टिमुलस, है ना। जब कोई उत्प्रेरक होता है तो उसके जवाब में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है या क्रिया होती है, उसको हम क्या कह देते हैं, रेस्पॉन्स कह देते हैं। मनुष्य बिना किसी स्टिमुलस के मिले, बिना किसी उत्प्रेरक के मिले कोई भी क्रिया या कोई भी प्रतिक्रिया कर ही नहीं सकता। इवन आपके मन में कोई विचार भी आएगा तो वो ना किसी किसकी वजह से आएगा, स्टिमुलस की वजह से ही आएगा, कोई ना कोई उत्प्रेरक होगा ही होगा। कोई आपको उत्प्रेरक मिला, जैसे कि आपने गाना सुना, कौन सा, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कोई भी गाना, पिया बसंती रे काहे सताए आजा, कोई भी गाना यार, है ना, कोई हसीना जब रूठ जाती है, गाना सुना, गाना सुनते ही आपके मन में क्या होगा, एक स्टिमुलस है, स्टिमुलस मिलते ही सबसे पहली चीज जो आएगी, बीच में जो एक चीज आती है उसको कहते हैं विचार, थॉट। और इस थॉट के साथ ही एक चीज और जुड़ी हुई होती है जिसको हम कहते हैं इमोशंस, क्योंकि एक भावना भी फील होती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कोई पुरानी गलती याद आ गई और आपको गुस्सा आ गया, मूड खराब हो गया? क्यों व्यक्ति गाना सुन के रो देता है, क्यों व्यक्ति भजन सुनते सुनते डांस करने लग जाता है या इमोशनल हो जाता है, फिल्म देखते देखते हो जाता है? तो स्टिमुलस मिला उसको, स्टिमुलस मिलते ही उसके मन में विचार क्रिया हुई, उससे इमोशन पैदा हुए, और जब वो इमोशन कंट्रोल में नहीं रहता तो रेस्पॉन्स आ जाता है, और रेस्पॉन्स रोने के रूप में आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले क्या रहेगा, इमोशंस, और जब भी स्टिमुलस मिलेगा उसके बाद में हमारे मन में क्या आएगा, इमोशंस आएगा, थॉट आएगा, थॉट से जुड़ा हुआ इमोशन आएगा, और उसके बाद में हमारा रेस्पॉन्स आएगा। जब हम कोई पुरानी चीज याद करते हैं तो हमारे मन में उससे जुड़ी हुई भावना है, गुस्सा जागृत हो जाएगी। आप कोई गलत चीज याद करोगे, अच्छी चीज याद करोगे, आपके मन में हंसी आ जाएगी। जैसे जीन पॉल सार्त्र नाम के एक दार्शनिक हुए, बहुत महान व्यक्ति हुए, उनका यह कहना है कि मनुष्य की सारी यात्रा, द होल ह्यूमन जर्नी इज फ्रॉम लोनलीनेस टू सोलिट्यूड, यानी कि अकेलेपन से एकांत की यात्रा है। आप किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी अकेला छोड़ दीजिए, बिल्कुल अकेला, आप देखोगे हो सकता है कि वो कभी मुस्कुरा रहा हो सकता है वो दुखी हो रहा हो सकता है गहरे चिंतन, ऐसा लग रहा हो गहरा सोच रहा हो, वो चुप बैठ ही नहीं सकता, वो खुद से बात करेगा। और जब व्यक्ति खुद से बात कर रहा होता है तब वो अकेला नहीं होता, वो एकांत में होता है। जैसे आपने देखा होगा कि महान बड़े लोग जो होते थे जेल में गए, बुक लिखती, अब कहेंगे कि जेल में तो टाइम ही टाइम है और करे भी क्या आदमी,
पर टाइम तो घर पे भी खूब होता है, तब तो नहीं लिखते। तो उस समय जो है व्यक्ति एकांत में होता है, तो एकांत में जो विचार है वो बहुत बेहतरीन आते हैं। जैसे कई बार कोई टॉपिक आपको मिला, आप उससे कहा कि इस पे लिखो या इस पे बोलो, और आपकी समझ में पहले आ ही नहीं रहा कि क्या बोले, लेकिन एक बार आपने बोलना शुरू किया तो आपका फ्लो बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि विचार पैदा होने लग गए, स्टिमुलस आपको मिल गया। इस तरीके से तो ये सब है। इमोशंस में कुछ साइकोलॉजिस्ट जो हैं, हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी परिभाषाओं को के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इमोशंस हल्के से छोटा सा देखेंगे हम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। तो कुछ लोगों के नाम हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से नाम इससे जुड़े हुए हैं। तो एक तो लेते हैं हम किसको, विलियम जेम्स को ले लेते हैं। विलियम जेम्स। डार्विन को हम ले लेंगे। डार्विन को, चार्ल्स डार्विन को जानते हो ना आप सब लोग। चार्ल्स डार्विन जिन्होंने की एवोल्यूशन थ्योरी दी थी, विकास क्रम का सिद्धांत जिन्होंने दिया था। क्या दिया था इन्होंने? विकास क्रम का सिद्धांत दिया। और जब साइकोलॉजी की बात हो, साइकोलॉजिस्टों की बात हो, और अपने फ्रायड बाबा ना आए बीच में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए सिगमंड फ्रायड साहब को भी हम बीच में लेकर के आएंगे। बेचारों को कुछ लोग आलोचना जो करते हैं वो कहते हैं सिगमंड फ्रॉड, इन्होंने मनोविश्लेषणवाद दिया था। एजुकेशन की दुनिया से जो लोग जुड़े हुए रहते हैं उनको तो अच्छे से पता ही है इनके बारे में कि इन्होंने मनोविश्लेषणवाद एक सिद्धांत दिया था, और इन्हीं के विचारों को आगे किसने बढ़ाया था? नैन्सी कुडोरो ने बढ़ाया था। मनोविश्लेषणवाद को और आगे गहराई तक कौन लेके गई? इनकी इस विचार से नैन्सी कुडोरो जो एक महिला थी वो लेके गई। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं। और चाहोगे तो जॉन डीवी की भी परिभाषा देख लेंगे, रॉबर्ट प्लेवेक है उनकी भी देख लेंगे, या फिर उनका केवल नाम ले लेंगे, परिभाषा मैं आपको बता दूंगा। देख लेते हैं क्या है। विलियम जेम्स क्या कहते हैं? विलियम जेम्स ये कहते हैं कि जब कोई उत्प्रेरक होता है, जब कोई उत्प्रेरक आता है या उत्तेजक परिस्थिति आती है, उत्तेजक परिस्थिति आने के बाद हमारे शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, और जो परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप जो चीज उत्पन्न हो रही है वही भावना है। दोबारा सुनिए क्या कह रहे हैं कि मान लो जब भी हमको कोई रेस्पॉन्स मिला, कोई उत्तेजक परिस्थिति हमको मिली, उत्तेजक परिस्थिति मिलने के बाद शरीर में रेस्पॉन्स हुआ, शरीर में प्रतिक्रिया हुई, प्रतिक्रिया होने के बाद शरीर में बदलाव हुआ, और जो बदलाव आया शरीर में वो जिस कारण की वजह से आया, उस कारण को ही हम क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं। उत्तेजक स्थिति मिली, जैसे आपने दो लोगों को, अपने बच्चे को किसी से झगड़ा करते हुए देखा आपने, गुस्से से आपका कांप उठे, आपकी आंखें गुस्से से फैली हो गई, मुट्ठी आपकी बिछ गई, चेहरा आपका स्वरूप बदल गया। ये जो परिवर्तन जिस कारण से आया उस कारण का नाम है इमोशन, क्योंकि एक इमोशन आपके अंदर पैदा हुआ अपने बच्चे को किसी और से झगड़ा करते हुए देख करके। ये कौन कहता है? विलियम जेम्स ये बात कहते हैं। चार्ल्स डार्विन क्या कहेंगे? चूंकि चार्ल्स डार्विन ने विकास क्रम का सिद्धांत दिया, एवोल्यूशन थ्योरी इन्होंने दी, तो वही ये बात करेंगे कि ऐसी जैविक प्रतिक्रियाएं जो कि हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, उनको इमोशंस कहते हैं। ऐसी जैविक प्रतिक्रियाएं जो हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक हों, उनको हम क्या कह देते हैं? इमोशंस कह देते हैं, कि इनके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते। और ये बात सही भी है कि जिसमें इस तरीके का किसी भी प्रकार का कोई इमोशन फील नहीं होगा तो वो काहे का जिंदा, फिर उसको जिंदा मानेंगे भी क्यों? सिगमंड फ्रायड क्या कहते हैं? तो आपको पता ही है कि सिगमंड फ्रायड ने किसकी अवधारणा दी थी? इड, ईगो और सुपर ईगो की। तो जाहिर सी बात है कि चेतन, अचेतन और अवचेतन मन की इन्होंने जो अवधारणा दी, तो ये क्या कहेंगे कि ऐसी भावनाएं, कि भावनाएं क्या होती हैं? हमारे अवचेतन मन में जो संचित इच्छाएं हैं या संचित जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो प्रतिक्रियाएं जब हमारे शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं, वही भावना है। ऐसी संचित इच्छाएं या प्रतिक्रियाएं जो हमारे अवचेतन मन में हैं, और वो हमारी क्या करते हैं? शारीरिक प्रतिक्रियाओं, हमारे व्यवहार को और हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं, उन्हीं को इन्होंने क्या कहा? भावना कहा। कुल मिलाकर के बात यह है कि आपके शरीर, कोई उत्प्रेरक आपको मिला, हमेशा ही आपको उत्प्रेरक मिलेगा तो ही आपकी बॉडी रेस्पॉन्स करेगी। तो जो रेस्पॉन्स जो कर रही है, तो रेस्पॉन्स जिस वजह से कर रही है उसका नाम है इमोशन। आपके बॉडी में जो बदलाव आया उसका नाम है इमोशन। चेहरे पे मुस्कान आई तो कोई इमोशन आया अच्छे से, तो मुस्कान आई।
चेहरे पे उदासी छाई है तो कोई इमोशन आया है, उसकी वजह से उदासी छाई है। आप बहुत ही सुस्त सुस्त चल रहे हो तो जाहिर सी बात है माइंड में कुछ इमोशंस है, कोई पैदा हुआ है। आपके शारीरिक परिवर्तन की जो वजह है वही आपका क्या है, इमोशन है। भावना लंबे समय तक चलने वाला इमोशन है, ये ध्यान रख लेना बस, बेसिक अंतर। बाकी डिटेल में विस्तार से डेफिनेशन सहित आगे पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। पढ़ाऊंगा तो क्या, चर्चा करूंगा, मैं पढ़ाना होगा तो क्या, ठीक है। जॉन डीवी क्या कहती है कि ये हमारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिस तरीके के इमोशंस में रहेगा, जिस तरह की इमोशंस ज्यादा शो करेगा तो उसकी व्यक्तित्व वैसा ही हो जाएगा। तो वो ये बात कहता है। और रॉबर्ट प्लचक क्या कहता है कि हमारे अनुभवों को जो एक अर्थ जो प्रदान करती हैं, हमारे बॉडी के जो अनुभव हैं उनको एक अर्थ जो प्रदान करती हैं वो भावनाएं होती हैं। तो ये सब हैं, ये सब परिभाषा हैं। कुल मिलाकर के सार ये है कि आपकी बॉडी में जो चेंज हो रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, वो जिस वजह से आ रहे हैं, जिस उत्प्रेरक की वजह से आ रहे हैं, तो उत्प्रेरक और परिवर्तन के बीच में जो चीज है वो है इमोशन, ठीक है। अब अंतिम शब्द पढ़ लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है इसका। सी लर्निंग का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लर्न जो शब्द है वो, हालांकि तीनों ही है, ये और ये दोनों है। तो इमोशन मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। एक बार एथिक्स भी अच्छे से यदि आप देख लोगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। माफी चाहूंगा कि कभी साइकोलॉजिस्ट को लेकर के आ जाता हूँ, सोशलॉजिस्ट को भी चीज में लेकर के आ रहे हैं, लेकिन प्रमाणिकता के लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा ना। आखिर हम भी तो चाहते हैं ना कि प्रमाणिकता रहे, हम कोई बात ऐसे अंधेरे में ना बोल दें, हम केवल अपने ऐसे ना कह दें कि हाँ भाई ठीक है मुझे पता है, मुझे नहीं पता है भाई, मैं केवल नकल कर रहा हूं, दूसरे लोग जो बोल करके गए वो बता रहा हूं। मैं अपने मन से क्या बताऊंगा, मैं इतना इंटेलिजेंस हुई नहीं कि मैं अपनी कोई नई थ्योरी दे दूं। मैं अपने मन से तो बता नहीं सकता ना, जो सच है जैसा है वैसा है मैं बता रहा हूं। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं कि नैतिकता क्या है। नैतिकता क्या है? नैतिकता पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा दर्शन की तरफ जाना पड़ेगा, फिलॉसफी की तरफ जाना पड़ेगा। तो फिलॉसफी में तीन प्रमुख विचार चलते हैं। एक को कहते हैं डीओंटोलॉजी, डीओंटोलॉजी। एक को कहते हैं टीलियोलॉजी और एक को कहते हैं वर्च्यू। ये तीन विचार हैं। विचार तो फिलॉसफी में बहुत सारे चलते हैं, इन तीन प्रमुख विचारों की बात हम करेंगे। एक है डीओंटोलॉजी, एक है टीलियोलॉजी, दूसरा है वर्च्यू। तीसरा डीओंटोलॉजी का मतलब होता है परिणाम निरपेक्षतावाद। आसान भाषा में यदि मैं कहूं तो नियमवाद कर लो आप, तो बहुत आसान भाषा में याद रखो, नियमवाद। टीलियोलॉजी को बहुत आसान भाषा में सॉरी देख लो, परिणामवाद। और एथिक्स को कहेंगे सद्गुण, वर्च्यू को कहेंगे सद्गुण। क्या है? जब हम डीओंटोलॉजी की बात हम करते हैं, नियमवाद, परिणाम निरपेक्षतावाद की बात हम करेंगे, या कर्तव्य आधारित नैतिकता की बात हम जब करेंगे, तो दो तीन लोगों का नाम विशेष तौर पे आता है। एक तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारी गीता, श्रीमद् भगवत गीता। पश्चिम का, जर्मनी का एक दार्शनिक आता है, बहुत ही महान दार्शनिक, जिनका नाम है इमैनुअल कांट। खाली कांट में लिख देता हूं, जिनको पढ़ने के बाद लोग बोलते हैं कि भाई क्या तुम पढ़ सकते हो कांट को, तो लोग कहते हैं आई कांट, यानी कि पढ़ पाना, इनको समझ पाना बड़ा कठिन काम है कांट को, इमैनुअल कांट को। तो कांट। और एक और व्यक्ति जिसका नाम इसमें यदि हमको देना हो तो हम किसका देते हैं, हेनरी सिजविक का नाम हम और जोड़ देते हैं, हेनरी सिजविक। आपको जोड़ना है तो जोड़ो, नहीं जोड़ना चाहते कोई बात नहीं। ये तीनों लोग क्या कहते हैं, ये तीनों लोग क्या कहते हैं कि कोई भी काम, मनुष्य का कोई भी काम नैतिक है कि नहीं है। भाई देखो, कोई भी काम को ही हम नैतिक अनैतिकता की परिभाषा में रखते हैं। एक खास बात नैतिकता की यह है, एथिक्स की, कि हम केवल एक्शंस को रखेंगे, थॉट को नहीं रखेंगे। अच्छा, यदि कोई आपके बारे में गलत सलत सोच रहा है तो क्या उसको सजा हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या आप कहोगे कि ये नैतिक व्यक्ति है? क्या नैतिक है? नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना ये कैसे सोच रहा है, क्या सोच रहा है। कोई प्रमाणिकता नहीं है।
लेकिन जैसे ही वो विचार कार्य में प्रकट होगा, कार्य में प्रदर्शित होगा, तो ही वो किसमें आएगा, नैतिकता या अनैतिकता की श्रेणी में आएगा, नहीं तो वो नैतिकता अनैतिकता की श्रेणी में नहीं आ सकता। नैतिकता और अनैतिकता की सृष्टि में आने के लिए काम का होना, एक्शन का होना जरूरी है। तो ये क्या कहते हैं कि आपका कोई भी काम हो वो नियम आधारित होना चाहिए, आपका नियम नैतिक होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए, नियम नैतिक होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने सार्वभौमिकता का नैतिक दिया, इसलिए उन्होंने निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत दिया कि भूखे को भोजन कराना नैतिक है, मतलब नैतिक है, यह नियम है, भूखे को भोजन कराना है। अब आप भूल जाओ इसका रिजल्ट क्या रहेगा, वो भूल जाओ, आपको केवल नियम पे फोकस करना है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, तुझको फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। कि तेरे को तो कर्म करना है, कर्म नैतिक होना चाहिए तेरा, बस। समझ में आई? तो ये किस पे ध्यान देते हैं, नियम पे, कि आपको नैतिक रहना है तो आपको नियम फॉलो करना है 100% तरीके से। टीलियोलॉजी की जब हम बात करेंगे, इसको एक और दूसरा नाम हम दे देते हैं उपयोगितावाद, और इसी में आगे आ जाता है हेडोनिज्म। हेडोनिज्म को क्या कहते हैं, सुखवाद। ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि नियम चाहे कुछ भी हो, हमें तो परिणाम तय करेंगे, परिणाम नैतिक होना चाहिए। काम का कोई हमने काम किया, उसका यदि परिणाम नैतिक है, यदि उसके परिणाम एथिकल है, तो हम उस काम को क्या मानेंगे, नैतिक मानेंगे। कोई भी हमने काम किया है तो उस काम का रिजल्ट कैसा होना चाहिए, नैतिक। बस नियम से किया है, नियम को छोड़ दो, नियम का पालन किया है नहीं किया है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यदि उसका रिजल्ट नैतिक है तो नैतिक है। जैसे यदि आपने किसी का मर्डर किया और उससे समाज का भला होता है तो ठीक है, मारना मार दिया, अच्छी बात है। तो ये इसकी बात हम कहते हैं। इनमें यदि आप बात करोगे तो भारत में आज कौटिल्य का नाम इसमें ले सकते हैं, J.S. मिल का नाम इसमें लिया जा सकता है, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम जो है वो इसमें लिया जा सकता है, और जेरेमी बेंथम। आप तो जेरेमी बेंथम का नाम लिखो, J.S. मिल का नाम आपने लिख लिया, जेरेमी बेंथम का नाम आपने इसमें लिख ही दिया है, और क्या है, बेंथम है, मिल है, बस ठीक है, कौटिल्य हो गया, और क्या है। तो ये उपयोगितावादी लोग हैं, जो कहते हैं, सुखवादी लोग हैं कि परिणाम नैतिक होना चाहिए, नियम नैतिक है कि नहीं है कोई बात नहीं है। अब आप कहोगे यार बात तो सही है, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए ना, नियम से क्या लेना देना है। यदि मैं कोई काम कर रहा हूं तो अच्छी बात है, मैं तो काम करने से मतलब है ना, तुम्हारा तो रिजल्ट देख लो, रिजल्ट अच्छा है कि नहीं। अब बताओ कि बच्चों को अच्छे नंबर आना अच्छी बात है, पर आप उसमें नकल करा दें, आप कहो कि भाई रिजल्ट देखो ना, रिजल्ट कैसा आया है। दूसरी बात यह भी है कि हम इस पर छोड़ भी नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप देखोगे, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, आप अभी सर्च करोगे क्या, सॉरी, जेसीबी का कोई वीडियो सर्च करो, उस पर करोड़ों व्यूज मिलेंगे। आप किसी भी एजुकेशन टॉपिक का वीडियो सर्च करोगे, उस पर आपको इतने व्यूज नहीं मिलेंगे ऑनलाइन। इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी जो है ना, उसका आईक्यू जो है, पीछे केवल 25% लोग सोसाइटी में ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू और एवरेज से ऊपर होता है। बाकी 75% लोग किसी भी सोसाइटी में ऐसे होते हैं जिनका जो आईक्यू है वो औसत या औसत से नीचे का होता है। और ऐसे लोगों के लिए नियम छोड़ देना बड़ी मुश्किल बात है। आम आदमी को हमेशा नियम चाहिए। आम आदमी सीट बेल्ट पहनता है नियम की वजह से, हेलमेट पहनता है नियम की वजह से, किसी की जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए नहीं पहनते। आज बहुत से लोग होंगे जो इसलिए भी फॉलो करते हैं क्योंकि ऐसा करना चाहिए, पर ज्यादातर लोग दंड के भय से ही ये काम करते हैं। तो इसलिए केवल परिणाम के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता। बात समझ आ रही है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, समाज में सभी का आईक्यू सेम नहीं होता है, केवल 25% ही लोग ऐसे होते हैं। इसीलिए पूरे सोसाइटी को नियम चाहिए होता है कि वो हमेशा ही कहेंगे कि यार क्या करना है, इस परिस्थिति में क्या करना है। वो हमेशा ही नकल करने की सोचेंगे, दूसरों का अनुकरण करने की सोचेंगे। अरे ऐसे करते हैं, आप मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाओ, लोग दूसरे हर एक आदमी हर एक की नकल कर रहा है, अपने विचार से कोई चिंतन नहीं कर रहा।
अच्छा ऐसे पूजा करते हैं, अच्छा ऐसे आराधना करते हैं, अच्छा ऐसे नमाज पढ़ती है, अच्छा नमाज का सही तरीका ये है, फलाना काम करने का ये तरीका है, चर्च जाने का सही तरीका ये है, अच्छा बाल भी ऐसे कटाने चाहिए, अच्छा दाढ़ी ऐसी रखनी चाहिए, अच्छा चोटी ऐसी रखनी चाहिए। उनको ये समझ में नहीं आता कि सनातन धर्म में चोटी है कि चोटी में सनातन धर्म है, कि इस्लाम में दाढ़ी है कि दाढ़ी में इस्लाम है। तो आम जनता को ये बातें समझ में नहीं आती, इसलिए आम जनता नैतिक हो इसके लिए क्या बनाने पड़ते हैं, नियम बनाने पड़ते हैं, जो कि कांट बाबा और हमारी गीता माँ कहती है। ठीक, आगे हम देख लेते हैं वर्च्यू के बारे में। तो वर्च्यू के बारे में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत से हमारे मोहन दास करमचंद गांधी जी को ले लेते हैं। इन्होंने क्या बात कही, इन्होंने कहा कि जैसे व्यक्ति को साहसी होना है, हमने कहा कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, साहसी। तो क्या करो, साहसी होने की प्रैक्टिस करो, हर परिस्थिति में कोशिश करो कि आप साहस का प्रदर्शन करो, हर परिस्थिति में करो, धीरे धीरे करके आपके अंदर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही आप साहसी हो जाओगे। आप चाहते हो कि आपके अंदर जस्टिस, न्याय का गुण आ जाए, सद्गुण आ जाए, तो आप हर परिस्थिति में न्याय करने की कोशिश करो, अभ्यास करो, और लंबे अभ्यास के बाद आप क्या हो जाओगे, न्यायप्रिय हो जाओगे या न्याय करने वाले हो जाओगे। तो ये क्या कह देता है, और इस तरीके से आप क्या हो जाओगे, धीरे धीरे नैतिक हो जाओगे। जब आप में सद्गुण आ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक ही क्या हो जाओगे, नैतिक हो जाओगे। फिर ना तो आपको नियम की परवाह करनी है, ना ही आपको रिजल्ट की परवाह करनी है। फिर आप ये देखोगे कि यार मैं तो, क्योंकि इसीलिए दार्शनिक राजा का सिद्धांत तो इन्होंने दिया, इसलिए इन्होंने सद्गुण कहा कि ज्ञानी सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है। इन दोनों लाइनों में अंतर है, और फिलॉसफी की दुनिया में ये अंतर पूछा जाता है प्रश्न के रूप में। ठीक है, कि नॉलेज इज वर्च्यू और वर्च्यू इज नॉलेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। तो फिलॉसफी में क्वेश्चन आता है, यहाँ हम ये सब करेंगे नहीं, है ना। तो इतना सब है, छोटा सा मैं बताना चाह रहा था कि नैतिकता क्या होती है। तो बेसिकली समाज क्या करता है, किसी भी परिस्थिति में नैतिकता का जो है वो पालन करवाता है, कुछ नैतिक मूल्य जो है वो समाज स्थापित कर देता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नैतिकता को देखने के बाद में, या नैतिकता से जुड़े विचार देखने के बाद में, एजुकेशन हमने देख ही लिया है अच्छे से, विस्तार से। अब हम इस पूरी की परिभाषा एक साथ बना लेते हैं। अब इनकी चारों की अलग अलग परिभाषा हमने देख ली, सामाजिक की, भावना की, नैतिक की और शिक्षा की। अब चारों की एक साथ परिभाषा क्या हो सकती है, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो सकती है, तो सबसे पहले परिभाषा हम डेनियल गोलमैन साहब की देंगे, दो लोगों की परिभाषा देंगे, डेनियल गोलमैन साहब की, दलाई लामा साहब की। और किसकी, दलाई लामा साहब की। तो गोलमैन जी क्या कहते हैं और लामा जी क्या कहते हैं, ये देख लेते हैं। दलाई लामा साहब ये कहते हैं कि शिक्षा वह नहीं है जो केवल ज्ञान का विकास करती है, बल्कि शिक्षा वो है जो संपूर्ण मानवता का विकास करती है। शिक्षा वह नहीं है जो केवल ज्ञान का विकास करती है, बल्कि शिक्षा वो है जो कि मानवता का विकास करती है, संपूर्ण मानवता का विकास करती है। संपूर्ण मानवता का विकास करती है। तो यही इसी एजुकेशन का नाम उन्होंने क्या दिया, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षा। उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन से यही नहीं सीख रहे, कुछ तथ्य नहीं सीख रहे, हम ये भी सीख रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हम ये भी सीख रहे हैं हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हम ये भी सीख रहे हैं कि हमें दूसरों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया दर्शानी चाहिए, और हमें यह भी देखना चाहिए कि आगे आने वाले भविष्य के लोगों के लिए हम कैसी दुनिया बनाने चाहते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, होल ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, होल ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट, यानी कि संपूर्ण मानवता के विकास की बात करते हैं। डेनियल गोलमैन साहब कहते हैं कि सी लर्निंग वह क्षमता है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानता है, समझता है और उनके साथ उचित ढंग से व्यवहार करता है। अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझता है, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझता है और सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार ही व्यवहार करता है। और कैसे व्यवहार करता है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार ही, सामाजिक कॉन्स्ट्रक्ट के अनुसार ही व्यवहार करता है।
ठीक है, कि सुनने वालों को सुनाई देती है, सुनने वाले सुनते हैं सुनाई देने वाली बात, और समझने वाले समझते हैं समझाई जाने वाली बात। अंग्रेजी में एक बात आती है कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जो नहीं लिखा है वो पढ़ पाना, वो सुन लेना जो कहा नहीं गया है। कभी तो देखो मेरे दिल की आवाज को, जब तक तुम सुनोगे नहीं ये बात होगी नहीं। तो वो तो कहे सुनने वाले सुनते हैं सुनने वाली बात, अब हर किसी को तो नहीं सुनाई देती ना, हमें कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है और सामने वाला क्या सुन रहा है। एक कविता क्या है, कविता यही है कि बोल इंसान कुछ रहा है, लोग समझ कुछ और रहे हैं। एक क्या नाम है उनका, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं, और उनकी एक कविता है, उस कविता का नाम क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, पर उस कविता में क्या है, एक बीणा बजाता है एक व्यक्ति, बीणा बजाने वाला संगीतकार होता है, और जब वो बीणा को सुनता है तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी भावनाएं जागृत होती है। हर व्यक्ति को सुनाई देता है सुनने वाली बात, वो जो सुनना चाहते हैं वही बात उनको सुनाई देती है। तो यही हमारी क्या है, सी लर्निंग है। समाज में किस तरीके से उचित बिहेव करना चाहिए, कौन से इमोशंस को दर्शाना है, किसको कंट्रोल करना है, और हमें नैतिक रहना है। बुद्धिमान होने से कुछ काम नहीं चलेगा भाई, बुद्धिमान व्यक्ति खा जाएंगे, दुनिया को खा गए, लोगों ने बड़े बड़े हथियार बना दिए, क्या हुआ, मानवता का नुकसान ही हो रहा है। हालांकि डेवलपमेंट के लिए भी चीजें काम में ली जा सकती है, पर बहुत कम काम लोग लेते हैं, इसीलिए नैतिक होना जरूरी है। जब तक नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाएंगे, नैतिक होंगे कैसे, किसी को पता ही नहीं हो। हालांकि इसकी भी पूरी संभावना है कि किसी को नैतिक ज्ञान दिया जाए, लेकिन एथिक्स पढ़ाया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी वो अज्ञानी बना रहे, इसके बावजूद भी वो अनैतिक कार्य करे। लेकिन एक बार सिखा तो दें, एक बार बताएं तो सही, और जब बच्चों को बचपन से सिखाएंगे तो उनमें उन मूल्यों का विकास होगा। तो इतना सब कुछ है इसमें। आपको किसी भी चीज में आपको शिकायत लगी हो, कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, किसी चीज को विस्तार से जानना हो, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरीके का हो, तो आप निसंदेह पूछ सकते हो। कोई डाउट हो, कुछ भी जानना हो, कोई भी शब्द का मतलब जानना हो, कोई भी चीज XYZ एकेडमिक से जुड़ी हुई, एजुकेशन के फील्ड से जुड़ी हुई, आप पूरे विस्तार के साथ में बताने की उस पर कोशिश करूंगा। सी लर्निंग हमारा यहीं फिनिश नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूं। आगे हमारी और वीडियो आएगी, और उस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, 3 डोमेन हम पढ़ेंगे, 3 डायमेंशंस हम पढ़ेंगे, 9 कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इन्हीं सब के बीच में साथ पढ़ते हुए एक कंपैसिनेट स्कूल क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, कंपैसिनेट क्लासरूम क्या होनी चाहिए वो हम पढ़ेंगे, और भी बहुत कुछ जो है, रेजिलिएंट जोन क्या होता है, और रेजिलिएंट जोन में कैसे रह सकते हैं, सेल्फ अवेयर कैसे हो सकते हैं, उसके लिए रिसोर्सिंग, ट्रैकिंग, शिफ्ट एंड स्टे, ये बहुत सारी जो टेक्निक हैं, हेल्प नाउ स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, उन सबको हम जानेंगे। संवेदनाएं क्या होती हैं, इमोशंस क्या होते हैं, फीलिंग्स क्या होती हैं, वो उनको हम जानेंगे। और स्वयं जागरूकता क्या होती है, सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं। इंटरडिपेंडेंसी है, कॉमन ह्यूमैनिटी है, बहुत कुछ हमको पढ़ना है। तो अभी बहुत सारे वीडियो मैं इसके बनाऊंगा, सारे के सारे डिटेल में बनाऊंगा, इसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और प्रामाणिकता के साथ विस्तार से बताने के लिए समय चाहिए होता है, अच्छे से समझाने के लिए, और जल्दबाजी में काम नहीं होता है। अब जैसा है वैसा है, मुझ पर जैसा आता है वैसा मैं कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा हो तो ठीक है, और बाकी कुछ भी सुझाव देना है तो दीजिए। पूरे खुले दिल से हम स्वागत है, खुले विचारों पर मंच पे, और हम सुधार करने की कोशिश करेंगे जो भी सुधार कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम इसके 3 जो डोमेन्स और 3 डायमेंशंस और 9 कंपोनेंट्स जो हैं, इनके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।